हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ज्ञान प्लेस में। पिछली वीडियो में हमने धारा विद्युत चैप्टर का ओम का नियम तक पढ़ लिया था। अब आज जो है हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। टॉपिक की है आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है? आवेश वाहक क्या होते हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में समझा था। आवेश वाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता किस किस पर डिपेंड करती है और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको हम समझेंगे। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी आवेश वाहक द्वारा जो अनुगमन, आवेश वाहक क्या करेंगे? गति करेंगे। जब गति करेंगे तो उनका कोई ना कोई अनुगमन वेग होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? आवेश वाहक की गतिशीलता को हम किससे लिख रहे हैं? म्यू से लिख रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या है? आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को। तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो अनुगमन वेग हमारा कितना होता है? वीडी होता है। और वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? हमारा ई होता है। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? वीडी अपॉन में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन में ई हो जाएगा। अब यहां पर एक तो फॉर्मूला ये हो गया, तो ये हमारा एक संबंध भी हो गया, गतिशीलता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आवेश वाहक की गतिशीलता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी हो गया। अब चूंकि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होता है? चूंकि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है? Vd इक्वल टू ये होता है ई टो अपॉन में एम। ई टो अपॉन में एम कितना होता है? ई टो अपॉन में एम। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए म्यू इक्वल टू वीडी का कितना है? ई टो अपॉन में एम अपॉन
में कितना हो जाएगा ई, इस ई से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ई टू अपॉन में एम। ये एक संबंध हो गया किसमें, आवेशवाह की गतिशीलता तथा श्रांति काल में संबंध हो गया। आवेशवाह की गतिशीलता और टो क्या है यहाँ पर श्रांति काल है, तो ये आवेशवाह की गतिशीलता तथा श्रांति काल में संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशवाह की गतिशीलता तथा श्रांति काल में संबंध हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसकी म्यू का मात्रक, तो क्या होता है, चूंकि म्यू बराबर कितना है वीडी अपॉन में ई है, तो म्यू का जो मात्रक होगा, म्यू का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और नीचे क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये कूलम पे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर इंटू कूलम, मीटर इंटू कूलम प्रति न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये क्या होगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति कूलम। या इसका एक मात्रक और भी होता है, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम वोल्ट प्रति मीटर लगा दें तो मीटर ऊपर पहुंचे क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड, एक मात्रक इसका ये भी होता है। दूसरा मात्रक क्या होगा इसका मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड, ये भी आवेशवाहकों की गतिशीलता का फॉर्मूला हो सकता है, मात्रक होता है। इसकी अगर हम बीमा की बात करें, आवेशवाहक की जो गतिशीलता है इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, वो भी नोट डाउन कर लेंगे। बीमीय सूत्र, आवेशवाहकों की गतिशीलता का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, यहां से अगर हम बीमा देखें तो मीटर की बीमा क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, यहां पर आवेश की बीमा कितनी होती है 80 होती है, अपॉन में न्यूटन की बीमा कितनी होती है, बल की बीमा MLT-2 होती है, और सेकंड की बीमा कितनी होती है T होती है। इन सबको जब हम इकट्ठा करेंगे तो M कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा -1 में, L की पावर, L से L हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो L तो हमारा आएगा नहीं, अब बचता क्या है T, T से T कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला T की घात -1 ऊपर जाके कितने T की पावर +2 हो जाएगी, और A हो जाएगा, तो M-1 T की पावर 2A, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। एक यहाँ पर ये हमारे दो संबंध है, कभी संबंध पूछ लेता है कि गतिशीलता और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए तो भी लिखेंगे, गतिशीलता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए तब भी लिखा जाएगा, गतिशीलता तथा श्रांति काल में संबंध लिखिए तो हमारा ये आ जाएगा। अब एक संबंध इसमें और पूछ लेता है कि गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध, तो उसको हमें कैसे नोट डाउन करना है, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध। लेकिन उससे पहले गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध से पहले इसमें एक मुख्य पॉइंट, बहुत मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि जो म्यू का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, श्रांति काल पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, श्रांति काल पर निर्भर करेगा। जो आवेशवाहक की जो गतिशीलता है किस पर निर्भर करेगी, श्रांति काल पर निर्भर करती है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, यहां पर इसको नोट डाउन कर लेंगे। मतलब जो म्यू का मान है, म्यू का मान ई पर निर्भर नहीं करता, ई पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, टो पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, टो पर निर्भर करता है। टो क्या है यहाँ श्रांति काल है, टो क्या है यहाँ पर श्रांति काल है, तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू जो है
वो रेसिप्रोकल होगा किसके? टो के। म्यू जो है वो रेसिप्रोकल होगा किसके? टी के, मतलब अनुग्रहपाती होगा किसके? टो के। तो अब ये टो किस पर डिपेंड करता है? टो डिपेंड करता है ताप पर। किस पर? ताप पर। अगर हम किसी भी धातु का ताप क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, तो वहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो बढ़ जाती है, और वहां पर श्रांति काल क्या होता है? घट जाता है। श्रांति काल क्या होता है? घट जाता है। और श्रांति काल जब घट जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की चाल है, गति है, जो इलेक्ट्रॉन की गति है, जो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम किसी भी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी वर्ग माध्यमूल चाल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? वर्ग माध्यमूल चाल में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। यहां से अगर हम किसी भी धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगम जो वेग होगा VRMS, वो रेसिप्रोकल होगा किसके? अंडर रूट टी के। किसके रेसिप्रोकल होगा? अंडर रूट टी के रेसिप्रोकल होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम ये है जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मान क्या होगा? बढ़ेगा, और ये मान बढ़ेगा तो इस टो के मान में क्या होगी? कमी हो जाएगी। टो के मान में क्या होगी? कमी, मतलब जो टो है वो हमारा घट जाएगा। और जब टो हमारा घट जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी जो गतिशीलता है वो भी क्या होगी? घट जाएगी। गतिशीलता भी क्या होगी? हमारी घट जाएगी। अब गतिशीलता जब घट जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है? घट जाती है। तो जब ताप हम बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है उसमें क्या होगी? कमी हो जाएगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो टो का मान है वो हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। और टो जब कम होगा तो टो क्या है? रेसिप्रोकल है किसके? म्यू के। तो जब टो कम होगा तो ये गतिशीलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो आवेश वाहकों की गतिशीलता है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वैद्युत प्रतिरोध। हाँ, इसमें एक टॉपिक हम और बता रहे थे कि गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या आता है। तो उसका संबंध हम यहीं से निकाल देंगे, इसी फार्मूले से निकलेगा संबंध। क्या आएगा? म्यू तथा आई या जे में संबंध। जे में संबंध। म्यू क्या है? यहाँ पर गतिशीलता है, आई क्या है? धारा है, और जे क्या है? धारा घनत्व है। तो अभी आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था आवेश वाहक की गतिशीलता, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। तो यहाँ पर अनुगमन वेग आपने पढ़ा था, एक क्या था? अनुगमन वेग वीडी इक्वल टू आई अपॉन में एन ए ई। क्या पढ़ा था? एन ए ई, ये पढ़ा था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू वी टी का मान कितना हो जाएगा? आई अपॉन में एन ए ई इंटू में ई। ठीक, आई अपॉन में एन ए ई इंटू में ई। और चूंकि आई अपॉन ए जो होता है, वो धारा घनत्व जे के बराबर होता है। किसका होता है? धारा घनत्व जे के बराबर होता है। तो एक संबंध तो हमारा ये हो गया, और एक संबंध हमारा कितना हो जाएगा? जे अपॉन में ए एन ई ई, एन ई ई। एक संबंध हमारा ये हो जाएगा। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? गतिशीलता और वैद्युधारा में संबंध हो गया, और ये क्या होगा? गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। क्या? वैद्युत प्रतिरोध।
वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? जो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसके कारण उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों का विभवांतर तथा उसके कारण उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या हुआ? किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, तथा उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्या होगा? किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैद्युत प्रतिरोध R बराबर, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक प्रतिरोध का प्रतिरोध बराबर क्या है? विभवांतर बट्टे धारा। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रति धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो मात्रक क्या उसका? वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। और ओम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये ओम का क्या है? प्रतीक है। ये ओम का क्या है? प्रतीक है, जिसे हम ओमेगा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम ओमेगा बोलते हैं। तो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। और वैद्युत प्रतिरोध R बराबर कितना होता है? V अपॉन I होता है। मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। इसका बीमी सूत्र लिखेंगे, क्या होगा? बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? विभवांतर। विभवांतर की बीमा क्या होती है? विभवांतर की बीमा क्या होती है? तो विभवांतर की बीमा जो होती है, इसको चाहे वोल्ट को हम क्या लिखेंगे? जूल प्रति कूलम लिख देंगे। जूल प्रति कूलम इंटू एम्पियर, कूलम इंटू एम्पियर। तो जूल इसका की बीमा, जूल किसका मात्रा होता है? कार्य का होता है। कार्य की बीमा कितनी होती है? ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाती है। कूलम 80 हो जाएगा बीमा इसकी। एम्पियर बीमा कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो इसका जो बीम सूत्र हो जाएगा कितना हो जाएगा? m l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 ऊपर है और माइनस 1 पहुंचेगी तो माइनस का 3, और a की पावर एक ही और एक ही पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो कितनी होगी? माइनस की 2। तो प्रतिरोध का भी सूत्र कितना होगा? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। जो वैद्युत प्रतिरोध का जो बीमी सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। क्या हो जाएगा? a माइनस 2। कभी कभी यहाँ से क्या कहता है? एक ओम की परिभाषा पूछ लेता है। किसकी परिभाषा पूछ लेता है? एक ओम को परिभाषित कीजिए। एक ओम को
परिभाषित कीजिए। कभी कभी एक नंबर में ये प्रश्न पूछ जाता है 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए जो वैद्युत प्रतिरोध है R बराबर कितना है, V/I है। तो यदि V का मान कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और उसमें प्रवाहित धारा भी कितनी हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R बराबर कितना होगा, 1 ओम। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, क्या, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम कहलाता होता है। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। क्या होगी 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। ये 1 ओम की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो वैद्युत प्रतिरोध है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर अब इसमें एक, जैसे जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो कहाँ होता है ये, जैसे आपके घर में जो लाइट आती है और उस लाइन में क्या होते हैं, बहुत सारे उपकरण जो लगे होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब किसका कार्य करते हैं, ये सब किसका कार्य करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कार्य करते हैं। किस कार्य करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कार्य करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध दरअसल है क्या, धारा के मार्ग में लगाने, ये क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ये धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध लगाता है। जैसे आपके घर में पंखा है, लाइट आती है, पंखा चल जाता है, तो उसमें क्या हुई, जो विद्युत ऊर्जा वो खर्च हुई, अर्थात उसने धारा के मार्ग में क्या लगाया, अवरोध लगाया। तो जो पंखा है वो किसका कार्य करता है, प्रतिरोध कार्य करता है। बल्ब है, लाइट आई, बल्ब जला, विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हुई, प्रकाश ऊर्जा और रोशनी ऊर्जा में। तो वहां पर जो विद्युत थी, जो धारा थी, विद्युत धारा उसके अंदर, तार के अंदर, वो क्या हुई, वहां पर आकर रुकी, उसके मार्ग में उसने क्या लगाया, बल्ब ने अवरोध लगाया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो सब किसका कार्य करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध का कार्य करते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए आपको एक टॉपिक पीछे कराया था, ओम के नियम की सहायता से प्रतिरोध, ओम का मतलब जो अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन जो किया था, तो उसमें एक प्रतिरोध का सूत्र निकल आया था, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या आया था, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या था, R इक्वल टू ML अपॉन में N E स्क्वायर N A E स्क्वायर N A E स्क्वायर टू, N A E स्क्वायर टू क्या था, N A E स्क्वायर टू। ये फार्मूला निकल कर आया था वैद्युत प्रतिरोध का। यहाँ पर जो M है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E कांस्टेंट वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये E का इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, M का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब बचा क्या, L N A और टू, ये 4 मान बचे। तो जो वैद्युत प्रतिरोध है वो इन 4 कारकों पर निर्भर करेगा। ये 4 कारक क्या करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे।
कैसे प्रभावित करेंगे? नंबर 1, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के, चालक की लंबाई के रेसिप्रोकल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा, जो प्रतिरोध है वो आवेश वाहकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और चौथा, जो प्रतिरोध है वो क्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके क्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो इन कारकों पर, इन 4 कारकों पर निर्भर करेगा। अब किस अवस्था में प्रतिरोध का मान कम होगा और किस अवस्था में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? जैसे अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। किसकी? पहले पॉइंट की बात करते हैं। आर समानुपाती क्या है? एल, या अनुपाती एल मान सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है? आर का मान एल पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर हम किसी भी चालक की लंबाई, एक हमने 2 तार लिए, एक तार हमने क्या लिया? बड़ा लिया, और एक तार हमने क्या लिया? छोटा लिया। तो इन दोनों तारों में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो इस यहां का मतलब ये हो गया कि अगर एल बढ़ेगा तो आर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो तार बड़ा होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जो तार छोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। आप मेन लाइन से, अगर जो मेन लाइन आती है उस लाइन से एक घर बिल्कुल पास में है और एक घर बहुत दूरी पर है, तो उन दोनों घरों में जो विद्युत पहुंचेगी उसमें कुछ ना, कितना भी सूक्ष्म अंतर क्यों हो, कोई ना कोई अंतर जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लंबा तार, जो घर दूर होगा वो लंबा तार होने के कारण उसमें विद्युत क्या होगी? खर्च हो जाएगी। तो लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो दूसरा बिंदु इसका क्या है कि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ए के। अगर इस ए का मान बढ़ेगा तो इस आर का मान क्या होगा? घटेगा। ए का मान अगर बढ़ेगा तो आर का मान क्या होगा? घटेगा। इसका क्या मतलब है कि हमने 2 तार लिए, एक तार हमने ये लिया और एक तार हमने ये लिया। इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ये है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ये है। तो जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मोटे तार हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और अगर तार पतले हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। मोटे तारों का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, पतले तारों का प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम अपने घर में 2 उपकरण चला रहे हैं और दोनों उपकरणों पर जो मीटर होता है वो अलग अलग लगा है, एक तार पतला है और एक तार क्या है? मोटा है। मतलब एक उपकरण में तार पतले लगे और एक उपकरण तार क्या लगे? मोटे। तो पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होने के कारण जो लोड होगा वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो वहां पर जो यूनिट है वो भी उनकी संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है? आर व्युत्क्रमानुपाती एन। एन क्या? आवेश वाहकों की संख्या है। अगर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो आर का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आर का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी चालक में आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में है, अगर किसी चालक में आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में है तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और अगर आवेश वाहक क्या है? कम संख्या में है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम 2 धातु लेते हैं, एक हमने चांदी ली और एक हमने कॉपर लिया। तो चांदी और कॉपर, इन दोनों में जो आवेश वाहकों की संख्या होती है वो चांदी में ज्यादा होती है कॉपर की अपेक्षा। तो जो चांदी का प्रतिरोध होगा वो बहुत कम होगा, और कॉपर का प्रतिरोध उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का होगा, और उससे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? लोहे का होगा। तो हम अगर कॉपर के तार, अगर चांदी तो चूंकि महंगी है तो उसका तो हम प्रयोग कर नहीं सकते। चांदी क्या है? बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, तो उनके तार तो हम लगा नहीं सकते। तो इसलिए हम अपने घरों में ज्यादातर कौन से तार का प्रयोग करते हैं? कॉपर के तार का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि उसमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं किसके, एल्यूमिनियम या फिर लोहे की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और प्रतिरोध कम होता है तो तार में जो विद्युत का की खपत है वो क्या होती है, कम होती है। एल्यूमिनियम में विद्युत की खपत क्या होती है, ज्यादा होती है। चौथा है आर विनुपाती प्रभाव, अर्थात जो श्रांति काल है अगर ये बढ़ा तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। अगर श्रांति काल का मान बढ़ा तो आर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अब श्रांति काल का मान कब बढ़ेगा, श्रांति काल का मान कब बढ़ेगा और श्रांति काल का मान कब घटेगा। तो यहाँ पर मैं इसका श्रांति काल का मान घटने का ले रहा हूँ। जब आर टू घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि जब हम श्रांति काल, अभी आपने पढ़ा था, अभी आपको बताया था कि वी आर एम एस रेसिप्रोकल था √T के। अगर ताप हम किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। उनकी गतिशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। जब उनकी गति बढ़ती है तो दो इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने का जो समय है वो क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात श्रांति काल घट जाता है। श्रांति काल जब घट जाता है तो प्रतिरोध मान क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम किसी भी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर उसका श्रांति काल कम हो जाएगा और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये चारों बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के दो बिंदुओं को नोट करेंगे आप। पहला बिंदु क्या है कि अगर हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर दें, n गुना कर दें। क्या कर दें, यदि किसी तार की लंबाई n गुना कर दे, तब जो प्रतिरोध होता है वो n² गुना हो जाता है। n² गुना हो जाता है। जैसे पहले प्रतिरोध कितना था, R1 था, और उसकी तार की लंबाई हमने खींचकर कितनी गुना कर दी, n गुना कर दी, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, R2 जो हो जाएगा वो R1 का n² गुना हो जाएगा। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु, यहाँ पर क्या थी, हमने लंबाई n गुना की। अगर हम किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या क्या कर दें, 1/n गुना कर दें। यदि किसी तार की त्रिज्या, यदि किसी तार की त्रिज्या 1/n गुना कर दें, 1/n गुना कर दे, तब प्रतिरोध n की पावर 4 गुना हो जाता है। n की पावर 4 गुना हो जाता है। अगर किसी तार की त्रिज्या 1/n गुना कर दें तब प्रतिरोध n की पावर 4 गुना हो जाता है, अर्थात R2 बराबर n की पावर 4 R1 ये हो जाता है। अगर हम किसी तार की लंबाई दुगनी कर, अब यहाँ से अगर हम ये कहें कि किसी तार की लंबाई अगर हम दुगनी कर दें तो 2 की पावर 2 प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी की त्रिज्या, तार की त्रिज्या अगर हम आधी कर दें 2 की पावर 4 16, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वैद्युत चालकता। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता जो होता है वो G होता है, और G बराबर जो होता है वो 1/R होता है। मतलब जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है।
तो यहाँ पर जिसका मात्रक हो जाएगा वो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? ओम इनवर्स। बीमी सूत्र जो हो जाएगा, जो घाते वैद्युत प्रतिरोध में पॉजिटिव प्लस में थी माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस में थी वो किस में हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी। तो बीमी सूत्र आप खुद से लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।